जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार एक बार फिर से हम आपका पूरे दिल से स्वागत करते हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 02। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और साथ में इस लॉ बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पर कुछ हम बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़िया हो पाएगा। तो आते हैं और अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ध्यान दें बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर 01 में हमने ये सीखा था कि यदि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने तो उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसकी डायरेक्शन बच्चों, उसके लिए हमने बहुत ही बढ़िया नियम बताया था, राइट हैंड पाम रूल। और ये राइट हैंड पाम रूल सभी नियम में जो भी मैग्नेटिज्म में लॉ लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम उस लॉ का आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा बायोट-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और साथ में क्या रहेगा, मैनी न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड इट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। देखो एक्चुअली बायोट-सेवर्ट लॉ है क्या। पिछले लेक्चर में हमने बस केवल वायर में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका केवल हमने डायरेक्शन निकालना सीखा था। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार देखें, आपको हमारे चैनल फील ऑफ फिजिक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको देख लें ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आगे का ये समझने में और आसानी होगी और आप अच्छे से शायद समझ पाएंगे। तो हाँ, पिछले वाले लेक्चर में हमने केवल जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी करंट की वजह से उसकी बस केवल हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट किया था, मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला या एक्सप्रेशन कुछ नहीं फाइंड आउट किया था। लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ से हम दरअसल उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो देखते हैं क्या है बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ, तो हम पहले बायोट-सेवर्ट लॉ समझते हैं, इसको हटाते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो पहले हमारा टॉपिक होगा बायोट-सेवर्ट लॉ, ये समझेंगे हम लोग। तो बायोट-सेवर्ट लॉ को समझने के लिए जरा एक काम करते हैं, हम एक जनरल वायर लेते हैं और इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं आई। ध्यान दें बच्चों, आई करंट फ्लो करा रहे हैं और सपोज करिए कि हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और देखो डायरेक्शन तो वैसे भी हम पता लगा लेंगे, करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से करंट की तरफ ये चारों फिंगर्स कर लेंगे और पाम जो हमारा उस पॉइंट की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो इनवर्ड है, ये तो डायरेक्शन तो बड़ा आसानी से मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकाले मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसी के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ पॉपुलर है। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और एक इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। ये करंट हमारा आई है और एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे काट लिया DL। तो अब इसकी वजह से हम यहाँ पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ से लेते हैं R। तो एकदम फीलिंग के साथ पढ़ना है बच्चों, यदि हमारा फील आ रहा है इन सब चीज़ों पे तो हम समझ लीजिए कि अच्छे हैं, हम बढ़िया काम कर पा रहे हैं इस पर और अच्छा समझ पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमने इस DL लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ध्यान दें, तो इस DL लेंथ की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा DB, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी। वो तो पहले भी हम निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक हम लोग एंगल लेते हैं थीटा। देखो बच्चों, ये एंगल थीटा हम चाहे तो नीचे भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। हम आगे समझ पाएंगे जब हम इसको पूरा बढ़िया से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो ये हमको पक्का समझ में आ जाएगा कि या तो यहाँ का एंगल है या तो यहाँ का एंगल है, बात एक ही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं। तो बायोट-सेवर्ट ने हमसे क्या बताया था, देखें बायोट-सेवर्ट ने हमें बताया था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, बढ़िया फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। रेड पेन से लिख रहे हैं, अच्छा है। बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग पहली बात यह है कि जो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, वो तो पहली बात है कि इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी। करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, सीधी बात है। तो इसका मतलब DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स करंट यदि ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर ज्यादा बनेगी, करंट कम है तो कम बनेगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि
करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। फिर दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl sin थीटा। dl sin थीटा, ध्यान दें, dl sin थीटा मतलब इसके लेंथ पर भी और साइन थीटा पर भी, दोनों को मिला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर दिया। फिर इसको हम रिलेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर थर्ड उन्होंने ये बताया कि dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जहां पे r क्या है, r वायर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं या निकाल रहे हैं, ये चीज है। ये तीन रिलेशन बताया उन्होंने। अब हम करेंगे क्या कि इन तीनों रिलेशन को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन कंबाइनिंग ऑल रिलेशंस, सारे रिलेशंस को हम लोग कंबाइन करते हैं। भैया बहुत सारे रिलेशन बताया तो सबको जोड़ देंगे, एक बन जाएगा, तभी तो एक बनेगा, तभी तो बढ़िया है। तो कंबाइन करते हैं, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL sin थीटा बाई r का स्क्वायर, ये चीज है। अच्छा ठीक है, ये तो प्रोपोर्शनेट का मार्क है बच्चों, इसको हटाना है तो अपने को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो या इम्प्लाइड डेट इसको ऐसे करते हैं कि dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर, ये चीज बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये म्यू नॉट क्या है, तो यहां से बात करेंगे, हेयर म्यू नॉट इक्वल टू परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब या तो एयर ले लीजिए या तो वैक्यूम ले लीजिए, कुछ भी, वो फ्री स्पेस कहलाता है। फ्री स्पेस का मतलब जिसमें कुछ दोबारा से कोई सामान भर सके, उसको फ्री स्पेस कहते हैं। फ्री रहेगा तभी तो भर पाएंगे, लॉजिक है। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है भाई साहब, तो फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या फिर वैक्यूम, या तो एयर की बात करो या तो वैक्यूम की बात करो, दोनों फ्री स्पेस हैं, दोनों काली हैं, ठीक है। तो ध्यान दें बच्चों, अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बारी आती है। तो हियर म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस पूरे का कंबाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है बच्चों, वो होता है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। यूनिट की बात करें तो देखें, इसकी यूनिट टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, और टेस्ला ये देखें मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर बचेगा। तो टेस्ला इंटू मीटर अपान एम्पियर, तो टेस्ला मीटर अपान एम्पियर मीन्स टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ दिस कंप्लीट यूनिट, ये चीज है। तो यहां से यदि आपको म्यू नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो ऐसे कर लेंगे, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूं कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, ये म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। दरअसल म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस की। दरअसल ये परमिएबिलिटी एक्चुअली होती क्या है, तो परमिएबिलिटी एक तरीके से मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर अपना इफेक्ट डालती है। मतलब आप समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगी, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है या मीडियम की क्या परमिएबिलिटी है। तो दरअसल ये म्यू नॉट वही मीडियम की प्रॉपर्टी को ही दिखाता है। तो फिलहाल में हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल में तो अभी हमको एज ए कांस्टेंट लेकर चलना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर, अच्छा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, कुछ केस लगा सकते हैं। और केस में हम क्या केस लगा सकते हैं, केस नंबर 1 ये लगा सकते हैं कि सोचो कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 हो जा रहा है। 0 कब होगा कि जब ये पॉइंट यहाँ से हटते तो वायर पर चली आए, वो हाँ, वायर पे यदि पॉइंट चला आता है तब जाकर थीटा आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा,
साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब बच्चों dB बराबर बता दे फटाफट, dB बराबर बता दे कितना हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, इसका मतलब dB बराबर 0, तो dB बराबर हो जाएगा 0, 0 टेस्ला। इसका मतलब कि यदि हम वायर पे कोई पॉइंट लें तो वायर पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, भले करंट जा रहा हो। तो इसका मतलब सपोज करो कि एक एकदम थीन वायर है, दिस इज अ थीन वायर, एकदम बाल के जैसा पतला। तो ये थीन वायर है, तो इस वायर पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जैसा कि बायोट सेवर्ट लॉ से अपने को पता है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में ये जो फैक्ट अभी हम बताए हैं उसका बहुत ही बड़े रेंज में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, केस 2 भी बनाते हैं। केस 2 बनाते हैं, थीटा बराबर 180 करते हैं। भाई साहब थीटा बराबर कितना डिग्री करते हैं, 180 डिग्री करते हैं। तो अब बात करते हैं, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बता दो भैया फटाफट बता दो। तो वापस से क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा। तो उस केस में dB बराबर क्या हो जाएगा, dB बराबर वापस से 0 हो। इसका मतलब ये है कि जरा देखें 180 कब होगा, यदि हमने ऊपर वाले को थीटा लिया है तो 180 तब होगा जब ये पॉइंट P ऐसे होते 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 वापस वायर पे आ जाए, क्योंकि हम वायर को एक स्ट्रेट मान के चल रहे हैं। कैसा मान के चल रहे हैं, स्ट्रेट मान के चल रहे हैं, भले बनाए हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन एक स्ट्रेट है। तो इसका मतलब यह है कि वापस से वो पुरानी वाली केस को तो दिखा दिया कि वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे एक और बात को प्रूफ करती है, और ये क्या प्रूफ करता है कि यदि 0 लें, अरे चल जा, ओहो, हाँ ठीक, 0 लें या 180 ले। 0 लेने का मतलब कि यहाँ पे, 80 लेने का मतलब यहाँ पे, दोनों केस में तो वायर पे ही आएगा। तो उस दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसका मतलब ये है कि यदि हम ऊपर वाला एंगल लें चाहे नीचे वाला एंगल लें, बायोट सेवर्ट लॉ दोनों एंगल के लिए ट्रू है। ये हमेशा याद रखना है, चाहे ऊपर वाला एंगल है चाहे नीचे वाला एंगल है, बात एक ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी कंफ्यूज ना होना बच्चों, बहुत बहुत मजेदार चीज है। हाँ लेकिन एक और केस है इसमें, एक और केस क्या है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वायर है तो वायर के जस्ट यहाँ पे, ये वायर है तो वायर के जस्ट यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, वायर के परपेंडिकुलर हो जाए। इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू वायर, ओहो हाँ, परपेंडिकुलर टू वायर, ये बात है। परपेंडिकुलर टू वायर होने का मतलब है कि उस केस में साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये 1 कौन सी वैल्यू होती, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन में। कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। उस केस में यदि मैक्सिमम वैल्यू हुआ तो इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे dB बराबर क्या हो जाएगा, तो बायोट सेवर्ट लॉ से म्यू नॉट IDL बाई 4 पाई R का स्क्वायर, और उस केस में ये क्या है, मैक्स है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 1 ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो dB भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। बहुत बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी इट इज। तो हमको बच्चों एक बार फिर से दिमाग में भर लेना है कि बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL sin थीटा, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हैं। कंबाइंड किया तो अपने को ये मिला, और यहाँ पे इसको हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लिया, और उस कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसमें म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस है, और इस पूरे का कंबाइंड वैल्यू इतना है, और इसका इस तरीके से निकाला जाए तो ये हो जाएगा। इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज। ठीक है, अब यहां तक तो समझ आ रहा है, बायोट सेवर्ट लॉ तो अपने को समझ आ रहा है, लेकिन अब हम बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के एंगल ऑफ वीव से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें, आप इसको अपने दिमाग में फील करो, अच्छे से फील करो बच्चों। यदि आपने इसको बढ़िया से बारीकी से फील के साथ, किसके साथ, फील के साथ फील कर लिया, फील के साथ फील कर लिया, तो फिर पूरी फीलिंग आ जाएगी।
ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, हाँ, इसको हटाते हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एप्लीकेशन सीखेंगे। तो ठीक है, मिटाते हैं। हाँ हाँ, वाह भाई, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ओ ओके, ठीक है। तो क्या सीखना है अपने को? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। तो अगला पॉइंट अपने को सीखना है एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ का क्या सीखना है बच्चों? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब कि ये जो नियम अभी आपने पढ़ा है बायोट सेवर्ट लॉ, ये जो नियम आपने पढ़ा है, इस नियम का यूज कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें, तो ये जरा सीखना है अपने को। भाई साहब मेहनत बहुत है लेकिन करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ ये सीखना है अपने को। तो इसमें देखें बच्चों, हम क्या क्या चीज, किस किस चीज में बायोट सेवर्ट लॉ का अप्लाई एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखते हैं। पहला तो इसके इस्तेमाल करने से, बायोट सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके अपने को मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के वजह से निकालनी है। किसकी वजह से? सर्कुलर रिंग या सर्कुलर लूप के वजह से निकालती है। तो देखते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर बात। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ओहो, आप करंट का सर्कुलर लूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे सर्कुलर लूप उठा के ला दिया और मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ऐसा नहीं। उसमें क्या जाना चाहिए? करंट जाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। ऐसा वायर हो जो स्ट्रेट हो और साथ में करंट को लेकर जा रहा हो, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो ये सीखेंगे अपने को, कोई बहुत इसमें तकलीफ तो नहीं है, लेकिन है फिर भी सीखेंगे। तो पहले इसको सीखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑफ करंट। ठीक है, देखते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा, टेंशन ना लें, अच्छे से समझें। देखें सर्कुलर लूप हम कैसा लेते हैं, तो ऐसा लेते हैं, ये चीज, हाँ ये देखें क्या है, ये है, तो ये समझें। ऐसे कैसे करें, हाँ ठीक है। ये मान के चलें कि सर्कुलर लूप है, इधर का समझना नहीं, इधर का आप समझ लेना कि गायब है, काट दिया हमने ऐसा करके। तो ये है आपका सर्कुलर लूप, ठीक है। क्योंकि इसमें करंट जाएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे समझिए। तो अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑफ करंट। तो ये मान लो कि ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। अब बीच से एक लाइन जाएगी, इस लाइन को बच्चों एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप कहेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो बीच से लाइन जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। तो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड हमें इस सर्कुलर लूप के इसी एक्सिस पर ही निकालनी है। कहाँ निकालनी है? इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर ही निकालनी है। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, सही समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। तो देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप आप करें तो वो हम बनाते हैं, इसको ध्यान दें कि कैसा, ऐसा, ये देखें, बढ़िया है। लूप कैसे बना हुआ है? तो लूप हमारा ऐसे बना हुआ है, मतलब ऐसे है। और इसमें करंट कैसे जा रहा है? तो हम करंट भी बना के दिखाते हैं, करंट भी, शायद दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दिखाई दे। देखो ऐसे बना रहे हैं, ऐसे, हाँ, ऐसे देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये एरो देख रहे हो, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है। और बीच से एक लाइन, ये लाइन इसकी क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ लूप।
तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी होती है, एक्सिस ऑफ लूप पे। तो यहाँ से अब एक समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ लूप के एक्सिस पे निकालनी होती है। बहुत सुंदर, सही समझ में आया। ये देखो बच्चों, ये है इसका सेंटर मान लो O, और हमने इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया P, जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, x। ठीक, ये हम यहां से यहां तक इसकी रेडियस लेते हैं कैपिटल R। देखो बच्चों, वापस से अब तो पता है कि करंट कैसे जा रही है, अपने को तो पता है, ध्यान दे। ये जो साइड है बच्चों, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट, और ये कौन सी है, बैक, फ्रंट। ठीक, अब देखें ऐसे है, और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आएगा, फील आ जाएगा पूरी तरह। और फील आ गया तो फिर बड़ी फील हो जाएगी, और बड़ी फील आया तो पूरा चैप्टर कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, तो करंट तो ऐसे बह रहा है। अब सोचो कि अब क्या करते हैं कि वापस से थोड़ा सा इसका लेंथ काट लेते हैं, डीएल। क्या काट लेते हैं, डीएल। देखो बच्चों, अब हमें यहां पर जो एक चीज है, देखें, यहां से अपने को निकालना है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालना है। तो यहां पे जो एंगल लेंगे बच्चों ना, ध्यान से देखो, यहां पे एंगल 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कैसे 90 होगा, कंफ्यूजन है ना, मैं क्लियर करता हूं। देखो, हाँ, ये थोड़ा सा टुकड़ा डीएल है, हम डीएल भी बना लेते हैं, डीएल। हो गया। देखो, ये है डीएल, ये कौन है, डीएल, और ये है इसकी एक्सिस। देखना, पकड़ जा। और ये है आपका ये लाइन। तो देखो बच्चों, बायोट सेवर्ट में तो ये वायर है, एक तो वायर है, तो जो एंगल लेते थे वो एंगल लेते थे वो हम ऐसे लेते थे, ऐसे। हाँ, बन जा। एंगल जो लेते थे बच्चों, वो ये वाला एंगल लेते थे। तो आप इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एंगल इससे तो हमेशा 90 डिग्री है, हमेशा देख लो ऐसे। आप ऐसे कर लो, बन जा भाई। तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90। बायोट सेवर्ट लॉ में यही एंगल लेते थे। तो बायोट सेवर्ट लॉ का अपने को एप्लीकेशन पढ़ना है, तो एंगल तो यही लेना होगा। तो ये एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। कंफ्यूज ना होना, ये मत सोचना कि ये जो एंगल है वो इसके और इसके बीच है। नहीं, ये वायर जो जा रहा है उसके और इसके बीच में एंगल है, मतलब ऐसे एंगल। तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक, बहुत सही। हाँ, ठीक है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते, देखो भाऊ, करंट ऐसे आ रहा है, करंट वापस से देखें, करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखें, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये इसकी एक्सिस है बीचों बीच, इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट देख रहे हो, मेरी ये उंगली देखो, ये उंगली कहाँ जा रही है, यहाँ। तो अपने को यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखें, पाम रूल, करंट ऐसे, अब पॉइंट तो थोड़ा नीचे है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। देखें, इधर ऐसे, फिर से करंट ऐसे, पॉइंट यहाँ पर है, बीच में है, तो ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो ये इधर। तो ये दरअसल आपकी जो होगी वो होगी डीबी की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, डीबी की। यहां से बाबू हम मान लेते हैं, मान लो एंगल थीटा है, कितना है, थीटा है। अब यहाँ पे तो 90 है, तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक r है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x² प्लस r²। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये तो ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ में दरअसल यही स्मॉल r है बच्चों, यही स्मॉल r है बायोट सेवर्ट लॉ के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट हम बाई अप्लाई करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये भी समझ लें कि ये थीटा है बाबू, तो इस डीबी के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक डीबी का एक कंपोनेंट ये मिलेगा, ये कंपोनेंट। तो अब जरा देखें, और एक इसके जस्ट वर्टिकल, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला,
ये 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सही। अब एक चीज और बच्चों बड़े दिमाग लगा के समझना है कि ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर वापस से देखिए ये जो लाइन जा रही है ना बच्चों, ये लाइन और ये जो लाइन जा रही है रेड वाली, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में खुद वापस से 90 होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक, ठीक ठीक, तो समझते हैं इसको, बढ़िया समझते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, बाकी सबको इसको हटा देते हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर रहेगा तो समझ नहीं आएगा अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब ये थीटा हो गया। तो ये थीटा, तो डीबी का ये कंपोनेंट, तो डीबी का ये कंपोनेंट मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये मिल जाएगा डीबी साइन थीटा। और ये कंपोनेंट मिल जाएगा डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो है वही तो ये है, तो ये तो इसके इस एंगल के लिए बेस हुआ, तो बेस के लिए कॉस थीटा अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया, ये डीबी कॉस थीटा हुआ, तो ये भी डीबी कॉस थीटा हुआ, डीबी कॉस थीटा, और ये होगा डीबी साइन थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ के वजह से भी तो ऐसे कहानी बनेगी, यहाँ के वजह से तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे देखो dB, तो इस dB के भी कंपोनेंट इधर हो जाएंगे dB cos dB sin थीटा, और इधर हो जाएगा dB cos थीटा। इधर का dB cos थीटा, ये वाला dB cos थीटा और नीचे का dB cos थीटा दोनों एक दूसरे को छमछम कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो ये इधर का और इधर का dB cos थीटा, dB cos थीटा, dB cos थीटा पूरे तरह गायब हो गए, परलोक सिधार गए। तो अब जो है कि ऐसा हुआ, तो बचा कौन? बचा dB sin थीटा, dB sin थीटा बचा कौन? dB sin थीटा, ये dB sin थीटा बचा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होगा वो केवल dB sin थीटा के वजह से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि नोट पॉइंट में ये समझ लेते हैं कि 8 पॉइंट P, देखें 8 पॉइंट P नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू dB साइन थीटा ओनली। किसके वजह से होगा बच्चों? dB साइन थीटा के वजह से हो जाएगा। dB cos थीटा विल बी कैंसल्ड आउट। क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट मतलब अपनी भाषा में कहते हो छमछम हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखें, तो इसका मतलब हम देखें, अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो केवल किसके वजह से होगा? dB साइन थीटा के वजह से होगा। तो ठीक है, निकालते हैं। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे dl के वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB साइन थीटा, पूरे लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बाबू इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए समझ लेते हैं। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट रिंग के वजह से। तो क्या करेंगे? तो B बराबर ऐसे करेंगे dB साइन थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे हम फटाफट dB साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखें dB साइन थीटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो हमारा P है, इस पॉइंट P पर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है वो dB साइन थीटा की वजह से होनी है, इधर की तरफ होनी है, इधर की तरफ। ये वाले तो छमछम हो गए, तो ये B बराबर dB साइन थीटा, यही बचा। ठीक है, आगे हम समझते हैं। अब बायोट सेवर्ट लॉ के मदद से हम dB का वैल्यू रख लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। अब यही मेन पॉइंट है, बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। बड़े फील के साथ पढ़ोगे, मजा आएगा। बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, ये चीज़ है। तो बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ को समझें
तो देखें तो डी बी बराबर होगा म्यू नॉट आई डी एल साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। अभी तो बताए हैं कि ये वाला एंगल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ में हम वायर और उस पॉइंट के बीच में जो लाइन जा रही थी उसी के बीच एंगल ले रहे थे। तो यहाँ पे 90 डिग्री और डिस्टेंस ये वाला लेंगे आर स्क्वायर, मतलब कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका क्या बच्चों स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, जरा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो रूट तो हट जाएगा ना यहाँ से। तो म्यू नॉट आई डी एल अपान में यहाँ पे 4 पाई छूट गया है, यहाँ 4 पाई, उसके बाद देखें 4 पाई और ये हो जाएगा रूट से ये हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया यहाँ पे। तो ये बच्चों बायोट सेवर्ट क्लास से डीबी का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? डीबी का। अब इसी डीबी का वैल्यू रख यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब एक चीज और है, ये ट्रायंगल देखो बाबू ओ पी, यहाँ पे कुछ नाम रख लेते हैं, मान लीजिए कुछ नाम रख लेते हैं, क्यू नाम रख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल देखो ओ पी क्यू में, तो ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज और है यहाँ पर, एक चीज और है, कहाँ बताएं? ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ हम बताते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, बताते हैं। देखें, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का ना आर और हाइपोटेनस कौन है? रूट में, रूट का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2 पावर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू और डीबी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं और फाइनल आंसर लाते हैं। बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अच्छा है, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको काम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और कह दो कि इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 बराबर यही है कि देखें डीबी का वैल्यू पुट कर ले, म्यू नॉट आई डी एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ, और साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2 पावर। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो बात बन जाएगी। हाँ ठीक है, तो सॉल्व कर लेते बाबू, ये थोड़ा फालतू की चीज़ है तो इसको हम मिटाते हैं, और हम सोच रहे हैं कि फिगर ना मिटाना पड़े तो बढ़िया लगेगा। ये देखें, हाँ ये देखें, ये फालतू की चीज़ मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लाइन खींच करके थोड़ा अलग कर देते हैं, और जगह की कमी है, हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन अब बायोट सेवर्ट लॉ भी मिटा रहे हैं, चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। अब देखो, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो बाबू म्यू नॉट आई आर और 4 पाई, और इसको करेंगे, ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकल आएंगे, बदलेगा केवल कौन? डीएल, बदलेगा कौन? डीएल, वही रह जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर इसको उठा के, कहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लाते हैं तो बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर जो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, आर भी तो है, आर है 4 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 पावर, और यहाँ रह जाएगा डीएल। और डीएल क्या है? डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द लूप। तो टोटल ऑफ द लेंथ ऑफ द लूप किसके बराबर होगा? उसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि बी बराबर म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह हो जाएगा 2 पाई आर। ये लो, तो 2 से 2 छम छम, पाई से पाई छम छम, तो यहाँ पे ये 2 बच गया। तो बना क्या? बना आपका b बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला बना
कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 पावर। दिस इज द एक्यूरेट फार्मूला। असली में यही फार्मूला है। इट इज व्हाट? असली फार्मूला। यही कौन सा फार्मूला है भैया? असली फार्मूला। यही है आपका असली फार्मूला। फिर से एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि प्यारे बच्चों आप इसको बढ़िया से ऑब्जर्व करें। हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस ये किया है कि थोड़ा सा लेंथ लिया, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकाला जिसकी डायरेक्शन ये है। डीबी के दो कंपोनेंट डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा। डीबी कॉस थीटा ऊपर आ रहा है इसके वजह से, और थोड़ा सा इसकी लेंथ से निकालेंगे तो इधर आ जाएगा डीबी, उसकी वजह से डीबी कॉस थीटा इधर आएगा, दोनों छमछम हो जाएंगे। डीबी साइन थीटा बचेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर किसकी वजह से हो जाएगी? डीबी साइन थीटा की वजह से हो जाएगी। तो डीबी साइन थीटा की वजह से हो जाएगी तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि टोटल निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट हमने किया तो हमने बायोट सेवर्ट लॉ से डीबी का वैल्यू रखा और साइन थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से रख दिया और पुट किया, सॉल्व किया, और हमारा सॉल्व होने पर ये फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, अब इसमें हम जरा केस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केस, कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस लगाने से शायद और अच्छे अच्छे कुछ फार्म्स निकल के आए और बढ़िया लगे, तो हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि दोबारा आप एक झटके में देख पाएँ और फील कर पाएँ, क्योंकि फील करना बहुत ही ज़रूरी है। फीलिंग नहीं तो जीवन नहीं। कुछ समझ नहीं आया तो जीवन इज रिलेटेड विथ फीलिंग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं। तो ये फिगर रहने देते हैं, थोड़ा सा बाकी सारी चीज़ें मिटाते हैं। ये फॉर्मूला रहने देते हैं, ये मिटाते हैं। देखो, कभी जो बादल बरसे कि देखो तुम्हें आंखें भर के तो लगे मुझे बारिश की पहली दुआ। ओहो ओहो, ठीक ठीक ठीक। केस लगाते हैं अभी यहाँ पर, कंडीशन लगाते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर बेहतरीन। ठीक है, अब देखें। ठीक, केस नंबर 1 है कि सोचो यदि हमसे कोई पूछ दिया कि भाई साहब तुमने यहाँ पे तो निकाल लिया, जरा सेंटर पे निकाल के बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सेंटर पे निकालने का बहुत गजब का तरीका है कि यदि हमको सेंटर पे निकालना है तो इस पॉइंट को खींच खींच करके सेंटर पे लाओ, और सेंटर पे ला दिए तो यक्स क्या हो जाएगा? 0। यक्स क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 0। तो फार्मूले में रख लो। तो डियर फोर b बराबर हो जाएगा भाई साहब म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपान में 2 और r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। साल करो बच्चों, तो ये हो गया। तो r पर यहाँ 2 है, ये 2 है, 2 से 2 छमछम हो गया, और r पे बच गया 3 और ऊपर है r के पावर 2, कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा, हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2r। हो गया। ये कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है भैया? सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? हमने इसको 0 कर दिया, ये r के पावर 2 है, ये 3/2 है, तो ये 2 पावर खत्म हो जाएगा, बचेगा r के पावर 3, और यहाँ पे हो गया आपका ये कंडीशन। तो कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है, समझ में आ रही है पूरी बात। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बढ़िया बात है। ठीक है, तो अब हम इस पर कुछ बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सके। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं। ओके बच्चों, गब्बर इज बैक। आगे हम फिर से पढ़ते हैं। ठीक ठीक ठीक, हाँ, ये तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, सही है। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ठीक, बहुत सही बहुत सही है। अब इसको मिटाते हैं, कोई काम नहीं है इसका। अब कोई काम नहीं है तो बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक्सिस के लिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं और सेंटर के लिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं। बहुत मज़ेदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा।
टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखो, हमसे कुछ कहा, हमसे ये कहा कि क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया मज़ेदार है। ये देखो, ये एक सर्कुलर लूप है और ये भी एक सर्कुलर लूप है बच्चों, लेकिन ये सेंटर एक ही है, मतलब कंसेंट्रिक है। ये दोनों सर्कुलर लूप कैसे हैं? कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक है, पर सवाल ये है कि इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट भी आई जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। हमसे सवाल पूछ रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है कि हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो क्या डायरेक्शन भी बताओ और मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट सेंटर ओ एंड इट्स डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो बड़ा मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। पहले तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखो जरा हम डायरेक्शन पे ही पहले काम करें। देखो, मान लो आप कि ये जो ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। पहले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि B1 बन रही है और दूसरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B2 बन रही है। तो B1 की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो B1 की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ? आउटवर्ड है। और B2 की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। B2 की डायरेक्शन किधर है? B2 की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। तो B2 की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। अब सोचो, अब सोचो कि बड़ा कौन होगा? तो बड़ा वो होगा जिसकी डिस्टेंस कम होगी। बड़ा तो वो होगा जिसकी डिस्टेंस कम होगी, जिसकी रेडियस कम होगी। तो रेडियस कम किसकी है? पहले वाले की है। तो B1 बड़ा होगा, B2 छोटा होगा। तो B1 बड़े वाले की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, छोटे वाले की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज्यादा रहेगा, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम रहेगा। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी भाई साहब? बाहर की तरफ होगी। तो B1 निकालते हैं, तो B1 बराबर निकल के आएगा क्या? म्यू नॉट आई अपान 2a। हाँ, B2 बराबर निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपान 2b। अब दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट अपोजिट है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं 8O। ठीक है, तो बी नेट तो जो बड़ा है भैया उसमें छोटे वाले घटा दो, तो B1 माइनस क्या कर दो? B2, B1 माइनस B2। तो क्या होएगा फटाफट बताएं? B1 माइनस B2 लगाएं, B1 माइनस B2। तो B1 है म्यू नॉट आई अपान 2a और माइनस B2 है म्यू नॉट आई अपान 2b। कुछ कामन वामन मिलेगा? म्यू नॉट आई अपान 2 कामन मिल गया, तो बच गया 1 अपान a माइनस 1 अपान b। डेट इज आंसर, यही आपका आंसर है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी भाई साहब? तो डायरेक्शन असली में बड़ा तो B1 है, इसका मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए B1 इज ग्रेटर देन B2। इसका मतलब B1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो नेट की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड। तो आंसर होगा आउटवर्ड। तो ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आता है बच्चों। एक और इसमें एक बहुत बढ़िया स्पेशल केस आती है, थोड़ा सा हम उसको भी बताना चाहेंगे। जैसे आर, ये तो पूरे देखें बाबू, ये पूरा सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा। हमसे कोई पूछ दे कि आर्क के वजह से क्या होगा? किसके वजह से? आर्क के वजह से। इसका एक छोटे छोटे टुकड़ों के वजह से क्या होगा? तो उसके लिए भी हम कंडीशन निकालते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंपोर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, नोट पॉइंट बनाते हैं और उसको समझते हैं। नोट पॉइंट, नोट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम एक काम करते हैं बाबू, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टेड काम करते हैं। ये देखो, ये हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, इसमें एक्चुअल में हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से कुछ टुकड़ा काट लेते हैं और यहाँ पे ये सेंटर पे एंगल जो है मान लीजिए कि कुछ थीटा ये बना रहा है। सेंटर ओ पे एंगल, ये सेंटर ओ है और एंगल मान लीजिए ये थीटा बना रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि बस ये जो ए बी
हमारा जो ए बी आर्क है, इसमें करंट मान लीजिए कि करंट आई जा रहा है, कैसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, आई जा रहा है। तो इस ए बी की वजह से यहाँ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वो बड़ा आसान है। देखें, पूरी लूप की वजह से निकाल लेते हैं, पूरे लूप की वजह से, और फिर इस आर्क की वजह से निकाल लेते हैं जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है। तो देखते हैं, देखो भाइयों, पूरा लूप की वजह से, मतलब पूरा लूप यदि लेंगे तो सेंटर पे वो कितना एंगल बना रहा होगा, पूरा सेंटर पे पूरा लूप एंगल बना रहा होगा 2 पाई का। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला तुमने सीखा है, ये जो b बराबर आपने फॉर्मूला सीखा म्यू नॉट आई अपान 2r, ये दरअसल पूरे सर्कुलर लूप की वजह से है। मतलब कितना एंगल बनाकर है, 2 पाई का एंगल बना के। 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। तो ऐसे, तो ध्यान दें, इन 360 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बउआ, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बना था म्यू नॉट आई अपान 2r, जहां पे r इसकी क्या है बाबू, रेडियस है। ठीक है, बहुत सही, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज है। तो डियरफॉर इन 1 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भैया, 1 डिग्री, b बराबर डायरेक्ट निकालें म्यू नॉट आई अपान 2r, डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री से, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटू में 360 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 से डिवाइड कर दिए। अब हमको थीटा में निकालना है, तो डियरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बाई आर्क का मतलब आप कह सकते हैं थीटा, एट एंगल थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 2r इंटू 360 डिग्री, यही है। इसको और बढ़िया से लिखें तो बी एट थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई थीटा बाई, इसको रेडियन में बदल दें तो हम बदल सकते हैं कि, ध्यान से देखें कि 4 पाई आर, जहाँ पे पाई का वैल्यू होगा 180, पाई का वैल्यू क्या होगा बाबू, पाई बराबर 180 डिग्री यहाँ पे होना है, ये चीज़ है। ये मत समझना कि पाई का वैल्यू आप लोग ये डिग्री में लेंगे तो ये भी डिग्री में ही रखना पड़ेगा, ये रेडियन में लेंगे तो ये रेडियन में। तो मैं तो कहूँगा कि यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूजेबल है कि डायरेक्ट एंगल दिया रहेगा, डायरेक्ट यहीं पर रख के फटाफट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि सब ठीक है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा सवाल करते हैं, मजा आएगा। ये देखें, ध्यान से समझे। जैसे ये देखें, ये हमारा एक आर्क है, ये आर्क ऐसा है कि सेंटर पे बना रहा है। सोचो, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, छोटा बढ़िया लगेगा, पहले छोटा काम करते हैं फिर बड़ा काम करते हैं, छोटा काम बड़ा काम, छोटा काम बड़ा काम। मान लो इस सेंटर पे बना रहा है, मान लो 60 डिग्री, कितना डिग्री बना रहा है ये, 60 डिग्री। अब इसमें करंट जा रहा है आपका I, अब इसकी वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, तो बहुत आसान है। तो थीटा बराबर अपने को 60 डिग्री मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डायरेक्शन पहले बताओ तो आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो B बनेगा वो B की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड मतलब डॉट होगी। ठीक है, तो B निकालते हैं, तो B बराबर सीधा निकाल देंगे म्यू नॉट आई, रेडियस मान लो R है, तो R थीटा की जगह कितना है, तो 60 डिग्री है, वहीं पे रख लेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो नहीं, यहाँ पे R नहीं रहेगा, ऐसे रख लें म्यू नॉट आई इंटू 60 डिग्री, बाई में क्या हो जाएगा बच्चों, बाई में हो जाएगा 2R इंटू 360, तो ये हो जाएगा 6 बार में कैंसल, तो ये आएगा B बराबर, फटाफट देखें, म्यू नॉट आई अपान 6 2 12R, यही आपका फाइनल आंसर है। ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम ऐसे दे दें कि ऐसे जा रहा है, ऐसे इस सेमी सर्कुलर है, ये सेमी सर्कुलर है, करंट ऐसे जा रहा है I, ये सेमी सर्कुलर है, ये इसका सेंटर O है। तो देखो ये जो O है वो तो वायर वाले पोर्शन पे आएगा ना बच्चे, तो इनके वजह से तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड
नहीं बनेंगे। इन दोनों वायर वाले पोर्शन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। हाँ, इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर जो लूप है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसके वजह से तो अपने को मिल गया पूरा एंगल थीटा बराबर क्या डिग्री 180 डिग्री। तो निकालते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है, तो यही यहाँ से ये भी दूरी हो जाएगा, भले बनाने में थोड़ा सा वो हो गया लेकिन आर होगा, ठीक है, ये जो रेडियस है मान लीजिए। तो उस केस में यहाँ पे बी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा भैया, बी बराबर फटाफट देखें म्यू नॉट आई थीटा की जगह 180 बाई में 2 इंटू आर इंटू 360, ये हो जाएगा 2 बार में कैंसल, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 आर हो जाएगा, डेट इज आंसर। इस तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आप बुक में दिए हुए हैं, आप सॉल्व करें। उसके बाद कुछ समय के बाद हम आपको शीट भी कराएंगे फॉर जेई एंड नीट के लिए। तो आप लोग तैयार रहें, आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे कंटेंट जाएंगे। इट इज़ द इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज में आप इतना बढ़िया देख रहे हैं तो आगे आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय, बाकी अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे।